Hello दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर डिस्कसिंग करंट अफेयर्स अबाउट द 13 जुलाई 2021। ओके, तो हम लोग जो है सो आज मेरा पहला करंट अफेयर्स जो है वह है आपका केसरिया का बुद्धा स्तूपा। ठीक है, तो जो केसरिया का बुद्धा स्तूपा है यह जो है आपका ये एक्चुअली में क्या है कि जो है सो ये आपका ईस्ट चंपारण पूर्वी चंपारण में पड़ता है। तो मैप पे अगर देखते हैं तो आपका ये गंडक नदी है और इधर से गंगा आती है। ठीक है, और ये बिहार का मैप है आपका जो है सो ये जो है सो बिहार का मैप है। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे कहीं पे जो है सो आपका स्तूपा है जो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, और जो है सो यह वैशाली नरेश के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और बुद्धा का मतलब होता है आप सॉरी हाँ स्तूपा का मतलब होता है हाउस ऑफ द गॉड, मतलब कि जो बिहार के लोग हैं ऐसा मानते हैं कि वो भगवान का घर है। ठीक है, क्योंकि पहले जितने भी लगभग स्तूपा बने जब बुद्धा के मरने के बाद में, तो वो क्या है कि जो उनके अस्थियां थी उनको जाकर रख करके और फिर उस पे स्तूप बनाया गया। बाद में जो बौद्धिस्ट मॉन्क हुए अच्छे अच्छे उनके भी ऐसे ही की गई, तो इसलिए उनको कहा जाता है कि हाउस ऑफ द गॉड। अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि गंडक नदी में जो बाढ़ आई है तो गंडक का कैचमेंट एरिया में जो है सो ये स्तूप पड़ता है केसरिया का बुद्धा स्तूपा जो है सो पूर्वी चंपारण का। तो एक्चुअल में कैचमेंट एरिया का मतलब ये होगा कि ये जो है सो आपकी नदी है तो इसके जो लो लेइंग एरिया है ना, ये मान लो कि इसके इधर नहीं और इसके इधर नहीं, इसके नीचे जितने भी पानी आएगी या अगर मान लीजिए नदी फ्लो करती है तो ये जो है इसका कैचमेंट एरिया होता है। ठीक है, एक हाईलैंड होता है, दो हाईलैंड है, ये बीच का है जो है जो ये हाईलैंड हो गया। तो ये इसके बीच में जो है ना ये कैचमेंट एरिया, क्योंकि इसकी पानी बाहर नहीं जाएगा और इधर यहाँ की जितने भी पानी होगी एक साथ बह के आएगी, तो ये कैचमेंट एरिया होता है। तो ये जो है सो कभी क्वेश्चन आ जाए कि जो है सो बुद्धा स्तूपा है वो कहाँ पे मिलता है, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि वह जो है सो आपका गंडक के कैचमेंट एरिया में आपको आता है। ठीक है, कहाँ पे आता है? गंडक के कैचमेंट एरिया में। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद में ये टॉलेस्ट है और लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड है। और जो है सो ये जो है सो लिटरली अब द वैशाली के द्वारा बनाया गया था राजा बेन का देवरा, इनको ऐसा भी कहा जाता है राजा बेन का देवरा। तो बिहार वार के जितने भी पीएससी एग्जाम है उसमें अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है जरूर पूछ सकता है कि राजा बेन का देवरा किस स्तूपा को कहा जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि केसरिया का जो है सो बुद्धा स्तूपा है। ठीक है, और एक चीज और है कि कहीं ये यूपीएससी के टाइप क्वेश्चन हो गया कि वैन जब भारत में आया था, वैन जब भारत में आया था तो वो विजिट किया था, मतलब वो इस जगह पे गया था। केसरिया के बुद्धा स्तूपा जो है यहाँ पे वैन गया हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा चीज है कि ये 320 में बनाया गया था और इसको जो है सो सबसे पहले मैकेंजी ने डिस्कवर किया था 1814 में, और फिर जो है सो 1861 से 62 में कनिंघम ने इसको फाइनली एक्सकवेट कराया था। तो ये जो है सो आपका टोटल ये मैप हो गया आपका बिहार का, और ये गंडक नदी के कैचमेंट एरिया में आता है। तो ये ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन जो है सो इस जो है सो आपका केसरिया के जो बुद्धा स्तूप है उससे क्लियर हो जाना चाहिए अब। दूसरा करंट अफेयर्स हमने आप लिए लाया हूँ आज आपके लिए, वो है लाइट कॉम्बैक्ट जो है सो आपका हेलीकॉप्टर है। ठीक है, एलसीएस। तो इसको जो डेवलप किया है वह जो है सो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है सो इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो जाहिर सी बात है कि हेलीकॉप्टर में दो कैटेगरी होता है। ठीक है, जनरली जो है सो जितने भी आपके इस टाइप की चीजें रहती है उसमें जो है दो कैटेगरी रहता है। एक तो ये रहता है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट करेगा, ठीक है, और दूसरा होता है कॉम्बैट कैपेबिलिटी। तो जो कॉम्बैट वाला है ये फाइटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, फाइटिंग के लिए यूज होता है ज्यादा मैक्सिमम, और इमरजेंसी कंडीशन में जो है सो लॉजिस्टिक के लिए यूज किया है, लेकिन इसके लिए बना स्पेशल फाइटिंग के लिए ही बनाया जाता है ताकि आसानी से वार क्षेत्र में इसको यूज किया जा सके। आपने जो उरी अटैक देखा होगा, तो जो वुमेन पायलट है जब उधर से पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर अटैक करते हैं तो इधर से जो ये जाता है और निपटाता है सबको, तो वही है कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। लॉजिस्टिक में भी है कि सामानों को ज्यादा ज्यादा सामान ले जाना, जैसे आपके बड़े बड़े तोप ले जाना, या फिर जो है सो आपने जैसे ग्लोब मास्टर का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो उस टाइप के बोइंग जो जहाज बनाती है, तो ये एक्चुअल में हमारे जो वार फील्ड के लिए यूज होगा। और यह जो है सो MI-25 और MI जो है सो 35 रशियन हेलीकॉप्टर जो सबसे पुराने हो गए हैं उनको रिप्लेस करेगा एलसीएस। ठीक है, तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए, अगर यही अगर मिलिट्री के लिए होता तो वो लॉजिस्टिक में यूज होता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के लिए है तो ये कम्बैट में यूज होगा। ठीक है, तो और इसमें जो है सो 22 AS-64 ये जो है सो हम लोगों ने यूएसए से परचेज किया है। तो ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, मतलब कि लॉजिस्टिक भी आपका सपोर्ट कर देगा, और जो है सो आपने मल्टी रोल का मतलब कि
कैसा भी वेदर हो हम लोग इसमें अपना जो है सो फाइटिंग प्रक्रिया को पूरा करेगा, ठीक है। और हमारा जो है सो जितने भी ये इक्विपमेंट है, फाइटिंग इक्विपमेंट जो हाई लेवल पे हाई एल्टीट्यूड पे जाके वार करने वाले हैं, ये कारगिल वार में हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था कि भारत देश में हमारे पास में जीपीएस सिस्टम उतना है ही था ही नहीं। हमने यूएस से डिमांड करा था तो यूएस दिया भी नहीं था। तो तब से हमने जो है सो मिसाइलें और हेलीकॉप्टर और दूसरे दूसरे चीजें हमने अपना मैन्युफैक्चर शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पे हमें बहुत दिक्कत गई थी। और अभी फिलहाल में जो चाइना का जो रोल है इन सबको डेवलप करने में, कि जो है सो हमेशा हमेशा डिफेंसिव और ऑफेंसिव टाइप का बिहेवियर रखता है, तो इसलिए हमें इन सारी चीजों को डेवलप करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि इसका जो है सो हाल को भी जो है हाल ने जो है सो ध्रुव को भी डेवलप किया है। और उसके बाद में जो इसकी स्पीड है वो 287 किलोमीटर प्रति घंटा है। और एक बार फ्यूल भरने के बाद में 580 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक इस कुछ इन्फॉर्मेशन था, एग्जाम में अगर आ जाए तो आप लोग इससे अवेयर रहें। आपका जो तीसरा करंट अफेयर्स आज हमने चूज किया आप लोगों के लिए, वह चूज किया है हमने फ्री राइड फॉर द टीचर वैक्सीनेशन कैंपेन। तो कभी एग्जाम में जैसे यूपीएससी या स्टेट पीएससी में आ जाए तो फ्री राइड फॉर द टीचर वैक्सीनेशन कैंपेन। तो इसमें आपसे क्वेश्चन बनेगा कि किसका इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उबर का है, यूनेस्को का है, या तीनों का है। तो याद रखना है कि यह जो है सो तीनों का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उबर और यूनेस्को का है। इसमें होना क्या है, करना क्या है कि जनरली लोग जो दूर दूर वाले टीचर हैं, जैसे विलेज एरिया हो गया या शहरों में जो दूर दूर हैं, तो उनको क्या दिक्कत आ रही है कि वो वैक्सीनेट नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनको डर लगता है कि हम बाहर निकलेंगे और 15-15 20-20 किलोमीटर दूर वैक्सीनेशन सेंटर है। तो अब ये यूनेस्को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उबर जब साउथ इंडिया स्टेट में ऐसा इनिशिएटिव चालू किए हैं कि भैया जैसे आपका वैक्सीन का डेट कंफर्म हो जाता है तो टीचर को उबर वाले क्या करेंगे, उठा के ले जाएंगे, वैक्सीन दिलाएंगे, फिर ले आके आपको रख देंगे घर में, ठीक है। तो एक तरह से टीचर जो डर है, और एक इजी वे में अगर फ्री राइड मिलेगा तो उनको और अच्छा लगेगा और जल्दी जाके वैक्सीनेट कराएंगे। तो यही है आपका कि फ्री राइड फॉर द टीचर वैक्सीनेशन कैंपेन, और ये उबर, यूनेस्को और गवर्नमेंट का है, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि ये फास्ट टीचर को जो है सो इन्होंने जो है सो फ्रंट लाइन वर्कर मान रहे हैं और फास्ट चाह रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो जाए, ताकि हो सकता है कि आने वाले कोविड वेव में टीचर सुरक्षित रहें और एजुकेशन का काम चलता रहे, क्योंकि यूनेस्को का काम मेन क्या है, एजुकेशन को फैलाना और बढ़ावा देना, ठीक है। ये इवेंट की बनी है। उसके बाद में क्या गोल 4 बोलता है कि लर्निंग नेवर स्टॉप। तो हमें अगर मान लीजिए कि जो है सो हमारा एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 4 नंबर गोल जो है बोलता है कि लर्निंग रुकना नहीं चाहिए। जब लर्निंग रुकना नहीं चाहिए तो वो कैसे पूरा हो सकता है, जब टीचर को प्रॉपर वैक्सीनेट किया जाएगा तब ये पूरा होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब एक है कि आपका ग्लोबल एजुकेशन कोलिशन, ठीक है। तो एक तरह से कहा जाए तो कोलिशन का मतलब ये होता है कि सहमति और एक ग्रुप में लोग काम करें ताकि फास्ट वर्क, जैसे आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ग्लोबल एजुकेशन कोलिशन, तो ग्लोबल लेवल पे एजुकेशन का कौन सा बॉडी है, हमारा यूनेस्को है, जो ग्लोबल लेवल पे एजुकेशन को देखता है। तो जाहिर सी बात है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लोबल एजुकेशन कोलिशन किसका इनिशिएटिव है, तो याद रखना है यूनेस्को का इनिशिएटिव है। किसका है, यूनेस्को का है। अब इसमें अच्छा दूसरा चीज, ये स्टेट लेवल पे आएगा, ये एसएससी लेवल पे आएगा कि विच बॉडी हैव स्टार्टेड द ग्लोबल एजुकेशन कोलिशन, दैट इज द यूनेस्को। बट अगर हम यूपीएससी या जो है सो आईएएस वगैरह के एग्जाम देते हैं अगर हम और हायर लेवल पे, तो पूछ देगा कि इसमें क्या क्या है। तो पहला है कनेक्टिविटी, मतलब क्या कि टीचर और स्टूडेंट का कनेक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो रिसोर्सेस हैं और जो उस रिसोर्सों के यूज करने वाले दोनों के पास में जब तक मिलन नहीं होगा उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो पहला है कनेक्टिविटी। दूसरा चीज है इंप्रूवमेंट ऑफ द टीचर, टीचर जो है उसको इंप्रूव किया जाए ताकि वह जो है सो इतना एलिजिबल हो सके ताकि एफिशिएंट वे में टीचिंग को डिलीवर कर पाए, ठीक है। और तीसरा चीज है जेंडर का, जेंडर गैप बहुत ज्यादा है जनरली, जो है सो लगभग 15 से 20% का जेंडर गैप है एजुकेशन में, वर्क में, और जो है सबसे सप्रेस्ड है अगर कम्युनिटी अगर देखा जाए तो जेंडर ही है। जबकि एक्चुअल में बाकी सारी एबनॉर्मलिटी बाद में आती है। बाई नेचर जो एबनॉर्मलिटी है कि एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, या फिर जो है सो एक बॉयज है, एक मेल है, एक फीमेल है, दोनों बराबर है ना, लेकिन इनको सप्रेस कर दिया गया समाज में। तो इसके लिए ग्लोबल एजुकेशन कॉलिशन में जेंडर को देखना है, टीचर को देखना है और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। तो इसमें इतना ही है, ठीक है। तो इसमें 2-3 थी करंट अफेयर्स की चीजें थी। चौथा आप लोगों के लिए लाया हूं मैं लिम्फेटिक फिलारिसिस जो है सो यह एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जो है सो आपका अर्थ है और ये जो है सो ट्रॉपिकल एरिया में ही वो डिजीज है। और ट्रॉपिकल एरिया वाले आपको पता है कंट्री जो है सो मैक्सिमम जो है सो बहुत ज्यादा पुअर है, ठीक है। तो जब ये देश बहुत ज्यादा पुअर है तो इनके पास में संसाधन नहीं है कि उस दवाई को डेवलप कर पाए। और जो विकसित देश हैं इधर वाले या फिर जो इधर वाले,
ये चाहते नहीं है, क्योंकि इसका कॉस्ट यहाँ पे जितना डेवलपमेंट में खर्चा होगा उतना रियलाइज नहीं हो पाएगा, उतना आ नहीं पाएगा। तो अच्छा, ये इतना ही एरिया में कंसंट्रेटेड है, तो ये ज्यादा उस दवाई का ज्यादा यूज नहीं होगा और कॉस्ट ज्यादा है, तो इसलिए जो है सो ये जो बढ़िया बड़ी बड़ी कंपनियां इसको छोड़ देती है। तो जो वह डिजीज जो नेग्लेक्टेड एरिया में हो, जो ट्रॉपिकल एरिया में हो, उसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है कि थ्रेड लाइक जो है सो एक पारासिटिक होता है, ठीक है, पैरासाइट होता है, थ्रेड लाइक होता है। और यह जो है सो आपके लिम्फ नोड में जाके बैठ जाता है, ये फ्लूइड को मेंटेन करता है और एंटीबॉडी जनरेट करता है, कोई भी इंफेक्शन होता है उससे ये आपका लिम्फ नोड जो रहता है जहां जहां शरीर में, वहां जाके ये बैठ जाएगा, ठीक है। और यह क्या करेगा कि शरीर का जो अंग है ना उसको पूरा फुला देगा। ये जो है सो पैरासाइट जो है सो, इसका नाम है उचरेरिया जो है सो बैनक्रॉफ्टी, नाम बहुत ही अजीब है, याद रखना एग्जाम में पूछ सकता है, उचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है। तो यह जो है सो पैरासिटिक है, कोज है, और यह जो मस्कीटो के काटने से, जैसे हमको हो गया है और हमें मस्कीटो काट के आपके तरफ अगर जाएगा, आपको वही मस्कीटो काट लेता है, और यह बैक्टीरिया आपके उस ब्लड के साथ गया है तो आपको भी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लिम्फ सिस्टम में, ये जो है सो ये लिम्फ सिस्टम है, इसमें जाकर घुस के बैठ जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपके शरीर को फुला देगा, ज्यादा कोज नहीं करेगा, लेकिन शरीर बेढंगा सा हो जाएगा, अजीब सा लगेगा, पूरा मोटा मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो है सो आपका पता है कि लिम्फ क्या करता है कि बॉडी में फ्लूइड बैलेंस करता है और इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करता है, ठीक है। और हम बता दिए कि मस्कीटो काटने से फैलता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो है सो आपका इसमें दो ड्रग है, एक है डाई इथाइल कार्बामाजाइन और अल्बेंडाजोल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है ताकि इसको जो है सो खत्म किया जा सके, ठीक है। तो भारत ने जो नेशनल प्रोग्राम फॉर द इल्मिनेट जो है सो आपका लिम्फेटिक फिलारिसिस जो है सो 2015 में टारगेट रखा था कि हम खत्म कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाया है, तो फिर सरकार ने बोला है कि हम 2021 में इसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसका नाम जरूर रखना है कि वेंचेरिया जो है सो बैनक्रॉफ्टी, और ये डाईइथाइल कार्बामाजाइन और जो है सो एल्बेंडा जो दो हो गया। और महाराष्ट्र पहला स्टेट है भारत में जो स्टार्ट किया है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्राइव, काहे के लिए, एलएफ के लिए। तो ये इंडिया में स्टेट वाइज अगर इनिशिएटिव देखें तो महाराष्ट्र पहला है, ठीक है। और काहे के लिए किया है, ताकि जो है सो लिम्फेटिक फ्लोरोसिस है उसको खत्म किया जाए भारत देश से, मतलब महाराष्ट्र से खत्म किया जाए, भारत को 2021 का टारगेट है, ठीक है। और लिम्फ नोड में रहता है उचरेरिया जो है बैनक्रॉफ्टी, इसका नाम है उचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, नाम है। लिम्फ सिस्टम में रहता है, लिम्फ सिस्टम क्या करता है, बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस करता है और जो है सो आपका इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करता है, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। नेक्स्ट आपका है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में एक न्यूज आई है, ठीक है। तो आपका जो है सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है सो एक पक्षी है जो एरिड सेमी एरिड एरिया में पाया जाता है, ठीक है, और एरिगेटेड एरिया को अवॉइड करता है। तो ये राजस्थान से लेकर के इधर वेस्ट बंगाल तक, और इधर जो है सो आपका गुजरात, इधर कर्नाटक, एमपी, कुछ आंध्रा तेलंगाना के एरिया आ जाता है इधर का। तो ये पूरा इसके एरिया है, ठीक है। और ये टॉल जहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रासेस होती ना, बड़ी बड़ी ग्रासेस में छिप के लोग रहते हैं, ठीक है। दिक्कत कहाँ पे है कि लोग इसको मार के खा जाते हैं, बड़ी बड़ी पक्षियां होती है, क्रिटिकली इंडेंजर है, मतलब कि समझ लो कि बहुत कम संख्या बची हुई है और प्रोटेक्ट नहीं किया गया था, जैसे चीते अपने यहाँ से खत्म हो गए थे वैसे ये भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और जो है सो आपका आईयूसीएन के रेड लिस्ट में, और जो है सो ये वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ रही है, न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी बहुत सारे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट का मतलब ये हुआ कि वह एनर्जी प्रोजेक्ट जिससे फ्यूचर में एनर्जी जनरेशन या फ्यूचर के जो आने वाले जनरेशन है उसको कोई फर्क नहीं पड़े, जैसे कोयला जलाते हैं तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है, तो आने वाले जनरेशन को फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम विंड टर्बाइन हो गया या विंड टर्बाइन हो गया, या फिर जो है सो आपका जो है सो सोलर प्लेट से अगर हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो ये हमारी ग्रीन एनर्जी होती है, इससे आने वाले जनरेशन को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा इन्वायरमेंट प्रॉपर वे में चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये उड़ने वाली पक्षियां जब क्या होती है कि विंड टर्बाइन से जब टकरा जाती हैं या सोलर प्लेट से जब टकराती हैं तो घायल होकर मर जाती हैं, ठीक है। तो एक ये इशू है। दूसरा चीज ये है कि जो पावर लाइन है ना, पावर लाइन जो, चूंकि आपको पता है कि पावर लाइन में इधर एक कोरोना लॉस होते रहता है, आवाज आती रहती है चरफर चरफर की। तो यहाँ पे अगर इसके संपर्क में आती हैं, ये उड़ती हैं और आ जाती हैं तो मर जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट ह्यूमन के साथ में जो है सो दूसरे जीव के भी राइट है, उसको आपको संभाल के रखना है। तो पहले ये बात चली कि जो ये लाइन है ना, इसके साथ में क्या किया जाए कि एक जो छोटी छोटी लाइटें लगा दी जाए, ताकि रात को जब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उड़े तो उसको दिखे और वहां से डाइवर्ट हो जाए, उससे टकराए नहीं, ठीक है। एक ये प्लान है। दूसरा ये प्लान है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर पॉसिबल हो सके तो आप पावर केबल लाइन को अंडरग्राउंड कर दो, तो इनको कम खतरा होगा। पावर केबल लाइन को अंडरग्राउंड कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि उसे टच ही नहीं होगा तो खतरा कम होगा।
लेकिन उसके कारण क्या है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाए, क्योंकि पावर केबल की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। दूसरा चीज ये है कि अंडरग्राउंड केबल में अगर मान लो कि ये आपका अंडरग्राउंड केबल है, अब कहीं पे फॉल्ट हो जाता है तो फॉल्ट ढूंढना बहुत ही टफ काम होता है, ठीक है। तो और अच्छा, इसमें कॉस्ट भी ज्यादा है और ऑपरेशन में भी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज्यादा है, क्योंकि केबल का ऑपरेटिंग कॉस्ट नॉर्मल ओपन लाइन से काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि जो है सो अगर हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाना चाहते हैं तो हमें ये काम करना पड़ेगा। अगर नहीं बचाना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। तो इसमें मेन न्यूज यही है कि इसको जो है सो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के कारण जैसे बहुत ज्यादा थ्रेटन है, हमने बता दिया कॉज क्या है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है हमने ऑलरेडी बता दिया, सेंट्रल वेस्टर्न ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। और बहुत टॉल ग्रास इरिगेटेड एरिया को अवॉइड करते हैं लोग। अच्छा, एक और है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक जो है इंटीग्रेटेड जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मतलब वाइल्ड लाइफ हैबिटेट मतलब कि जो जीव है, जंतु है जो वाइल्ड लाइफ में रहते हैं, उनके वाइल्ड लाइफ के जो एरिया है उसको कंजर्व करना। तो उसमें जो है सो इसका नाम आता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का भी नाम आता है कि इसके घर को भी बचाना है हमें, ठीक है। तो ये किसका काम है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का काम है। तो इसमें इतना ही, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है।